नमस्कार मेरे बिहार के शेरों, कैसे हैं आप। आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपको लेखक परिचय के बारे में बताने वाला हूं। ये लेखक परिचय, जीवन परिचय लेखक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे हर साल बिहार बोर्ड में कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेखक का जीवन परिचय पूछ दिया जाता है। जन्म कब हुआ था, उनका मरण कब हुआ था, साहित्यिक परिचय कब हुआ था। यही मैं आज पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं जीवन परिचय के बारे में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताया था और आज मैं भीमराव अंबेडकर जी का लेखक परिचय पूरा जीवनी आपको देने वाला हूं। ट्रिक्स समझाने वाला हूं कि कैसे आप जीवन परिचय को ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारा आपको बार बार अनुभव के बारे में बताया है, वो अनुभव मैं आज यहाँ दिखाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप अपने और साथियों को हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं, ताकि उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिए और जुड़िए। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा पंच लाइन बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जिंदगी सही मायने में बदल भी सकती है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। जीवन में कुछ बड़ा बनना हो तो एक बात मान लो, शिक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने भी गरीबी, भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया। मैंने भी गरीबी, भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। अगर आप जिंदगी में कुछ ठान लेते हैं, जिंदगी में आप अगर कुछ ठान लेते हैं, कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। तो बच्चों, संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष से डरिए मत। उठो, पढ़ो और सफल होइए। आप सफल होने की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि यही सफलता आपकी नहीं, आपकी माता पिता के भी ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो है बच्चा हमारे नाम को रोशन कर रहा है। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैंने ये पंच लाइन आपको दिया है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल पे आएँ और हमारा 18 वर्षों का अनुभव, हमारा जीवन लेखन परिचय में एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से कैसे आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से। हम क्लास 10 गोधली में पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से। तो बच्चों, लेखक परिचय में सबसे पहले हमें आवश्यक चीज होता है जानना। वो क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले लेखक परिचय में जानने का मकसद होता है, जानना होता है कि ये सबसे पहले लेखक का बचपन का नाम आता है। ठीक है, फिर पिता का नाम आता है, फिर माता का नाम आता है, फिर उनका जन्म स्थान कहाँ हो, किस शहर में हुआ, उनकी फिर प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उच्च शिक्षा कहाँ हुई, ग्रेजुएशन कहाँ हुई, उसके बाद शिक्षा के बाद उनका आता है विवाह। ठीक है बच्चों, उनका विवाह किससे हुआ, ये अक्सर एग्जाम बोर्ड में भी पूछा जाता है। मैं वही चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनका बचपन के बाद, उनका शिक्षा के बाद आ जाता है आपको उनका निधन। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जन्म और उनका निधन और साहित्यिक शिक्षा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बने रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि हमारा पब्लिकेशन कैसे आप लोगों को हिंदी भाषा में मजबूत बनाएगी और 90+ लाने में आपकी मदद करेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि भीमराव जी के बचपन का क्या नाम था। सभी लोग जानते हैं सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के भी उपनाम में एक कहानी छिपा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बचपन का नाम सबसे पहले उनका था भीवा। पूरा नाम हो गया भीमराव रामजी सकपाल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। ठीक है, पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, याद रखना बच्चों अच्छे से, रामजी मालोजी सकपाल। माता जी का नाम भीमाबाई सकपाल, अक्सर लोग भीमाबाई सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उनका सरनेम सकपाल। ठीक है,
अब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ है, उसी से एक छोटा कस्बा का नाम है महू। याद रखना बच्चों, ये अक्सर पूछ दिया जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। महू, महू, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कब कब जन्म हुआ? 14 अप्रैल 1891। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको 14 अप्रैल 1891 को कैसे जन्म याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गद और पद और लिटरेचर में टोटल चैप्टर मिला दिया जाए तो 24, 12 गद से, 12 पद से और 5 सप्लीमेंट्री से टोटल हो गए 29 चैप्टर। तो सभी लेखक का जीवन परिचय, जन्मदिन, मरण दिन और उनकी साहित्यिक याद करने में बहुत परेशानी होती है। हमें शॉर्ट्स में आपको बताया था कि हमें लिखने में याद तो रहता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसा बच्चों मेरे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो यह आपको समस्या कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब उनकी आती है शिक्षा। शिक्षा उनकी सबसे पहले प्रारंभिक होती है, फिर उनकी होती है आपको मैट्रिकुलेशन, फिर होती है उच्च शिक्षा। तो मैं इसका डिटेल में जाऊंगा, तब तक पूरा पहले जीवन परिचय का एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं उनका। फिर होता है विवाह। बच्चों बहुत से लोग नहीं जानते हैं, आज के बच्चा आधुनिक युग है, पहले उसा नहीं था। पहले बच्चों का शादी जो है एक उम्र से पहले ही कर दिया जाता था। उनका विवाह मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक से पहले। आप अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेरा मैट्रिक से पहले शादी हो सकता है? नहीं, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन उस समय का समाज कुछ अलग था, उस समय का दौर कुछ अलग था। उनका मैट्रिक होने से पहले अभी आगे बताऊंगा कि मैट्रिक कब हुआ, लेकिन उनका विवाह जो है मैट्रिक होने से पहले ही उनका विवाह हो चुका था। अब जानेंगे विवाह के बाद उनका, जानेंगे आप साहित्यिक रचना उनका समझेंगे हम लोग कि उन्होंने अपने उम्र में 65 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या जो है उपलब्धि हासिल किया, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। ये सारी उनकी रचनाएं हैं और उनको कौन कौन से उपलब्धियों से नवाजा गया। तो चलिए शुरू से फिर से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ सकें। भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने का बहुत बड़ा लालसा था। उनको बहुत लालसा था कि मैं भी बड़ा बनूं। अछूत जाति होने के कारण उन्हें ये अवसर नहीं मिल रहा था। तो 1891 में उन्होंने महू में उनका जन्म हुआ। लेकिन जब वो सतारा गए, महाराष्ट्र में, उनका परिवार उठ के महू से उठ के महाराष्ट्र में गए, सतारा में 1897 में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा होने से पहले मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ, घोर जनजातीय छुआछूत के कारण उनको जो है कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। सतारा के हेड मास्टर से बहुत अनुरोध करने पे उन्होंने अनुमति दिया कि ये बच्चा क्लास के बाहर से ही पढ़ाई करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको क्लास के अंदर स्कूल में नहीं आने दिया जाओ, बाहर से ही पढ़ के इतने बड़ी उपलब्धि हासिल किया जाता? यही होता है बच्चों जिद, यही होती है संघर्ष, यही होती है कठिनाई। तो मैं चलिए आपको सिखाता हूँ बचपन के संघर्ष और किससे उनको अछूत का ठप्पा लगा था। स्कूल में अन्य बच्चों के साथ उन्हें नहीं खेलना जाता था, यहाँ तक कि पानी पीना है उनको तो उनको प्यून के भरोसे रहना पड़ता था। अगर प्यून नहीं तो पानी नहीं। बच्चों ये याद समझ में आ रही है आपकी बात हमारी? आपको लग रहा है कि हमारे गुरुजी सबसे आसान भाषा में बता रहे हैं? अगर हम बता रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बच्चों अन्य बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है। बचपन में उनको अछूत का ठप्पा लगा था, ठीक है, उनके साथ नहीं खेलते थे, पानी पीना भी रहता था तो उनको प्यून के भरोसे रहना पड़ता था। प्यून नहीं तो पानी नहीं, ठीक है। शिक्षा की जिद इतनी थी कि स्कूल में हेडमास्टर दाखिला, लेकिन शर्त थी कि वो कक्षा के दरवाजे से कर ही पढ़ेंगे, बाहर से ही वो पढ़ेंगे। फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं थी। एक बार क्या हुआ, तांगे वाले का किस्सा सुनाता हूँ। बचपन में एक बार भाई बहन के साथ पिता से मिलने जाते समय जब तांगे वाले ने उनकी जाति का पता चला तो उसने तांगा हाँकने से मना कर दिया। तो भीमराव अंबेडकर जी को खुद तांगा चलाना पड़ा। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, बताइए कि उस समय आप अछूत जाति के रहे होंगे, कोई
अछूत जाति के हैं, तो उस समय आप मान लीजिए आज के समय में अगर ऐसा रहे तो क्या आपको ये काम खुद कर सकते हैं? नहीं। हमारा समय अब बदल चुका है। इन्हीं की बदौलत हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं। छुआछूत भेदभाव सब खत्म हो गए हैं। सारे बच्चे अब बैठ के स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन ये कहानी उस समय की है, सन 1891 की। तो अब ज़्यादा देर आप लोग को नहीं लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी के जन्म के बारे में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी का सबसे पहला जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। तो चलिए अब आप ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि 14 अप्रैल 1891 कैसे याद कर सकते हैं। 29 चैप्टर है बच्चों, और सबका जन्मदिन याद करना। ये सबसे पहला वर्ड आता है 14 अप्रैल और ये आता है 1891। तो अब एग्जाम समय आ गया कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद भूल गया। हमने सर पढ़ा तो था लेकिन भूल गया, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से, ये ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, मुझे जो ट्रिक आता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 14 अप्रैल सभी बच्चे जानते हैं, मैट्रिक में पहुंच चुके होंगे, तो उन्होंने, वो बच्चे जानते हैं कि 14 अप्रैल को क्या होता है, क्या मनाया जाता है। हमारे हिसाब से तो भाई अगर पूछते हो तो 14 अप्रैल हमने याद किया हुआ है, भारत का संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल, ठीक है। संविधान कब दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल को संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। लेकिन आपको इजी वे में याद करना है ट्रिक्स। तो आप 14 को 14 वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं, सारे बच्चे सभी लोग मनाते हैं फरवरी में, 14 फरवरी। तो आप ध्यान में, दिमाग में ला सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन उनका जन्म हुआ, ठीक है। ये बात कंसेप्ट आ गया। अब चलिए 14 आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब मान लीजिए 1891 है, ठीक है। तो ये भूल जाते होंगे कि 1891 था कि 1956 था, कभी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 1891, 1900, 1906। तो 1891 याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे बच्चों कि 18 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने अपनी जिंदगी में 9 2 11 कर दिया, ठीक है। ये बात याद आई आपको, ठीक है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि भीमराव अंबेडकर जी का कभी भूल जाओ तो 14 अप्रैल यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन उनका जन्म हुआ। ट्रिक के माध्यम से रियल में हम याद करते हैं तो संविधान दिवस के रूप में हम याद करते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर 1891 में उनका जन्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाइए बच्चों, उनका माता जी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। तो पिता का नाम क्या है? रामजी मालोजी सकपाल, और माता का नाम भीमाबाई सकपाल। अब इसको याद करना है, ठीक है। फिर वही सवाल मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में लगता है पढ़ा तो था, क्योंकि दिमाग इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना सारा जगह से हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंसिस्टेंसली से आपको सिलेबस कवर करना है और ये ट्रिक याद करना है, राम जी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। भीम जी के राम जी थे, कौन थे? भीम जी के राम जी थे, ये याद रहेगा। जब भी उनका पिता का नाम आएगा तो क्या नाम आएगा बच्चों? भीम जी के राम जी थे। तो जैसे ही राम जी नाम याद आएगा तो याद आ जाएगा आपको राम जी सकपाल। अगर माता का नाम पूछ दिया जाता है तो भीमाबाई। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? आगे भी मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से। अब तीसरा चीज आते हैं, तीसरा चीज के लिए पढ़ते हैं, उनका मृत्यु कब हुई। चलिए बाद में बताते हैं, चलिए ठीक है, ओके। पहले उनकी शिक्षा की ओर जाते हैं, क्योंकि ये शिक्षा ही उनको जो है आज भीमराव अंबेडकर जी बताएं, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जब उन्होंने 1897 में सतारा चले आए बच्चों, तो उनकी शिक्षा जो है क्लास स्टैंडर्ड से, उस समय नर्सरी एलकेजी यूकेजी नहीं हुआ करता था, उनको 1900 में सतारा में शासकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा से शुरू की, जिसे आज भी महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोचिए वो स्कूल आज भी कितना फेमस हो गया, जो भीमराव अंबेडकर जी। इस तरह से जो है प्रारंभिक शिक्षा हुआ। अब बात आती है
मैट्रिकुलेशन, जो बच्चे आप अभी इस समय है मैट्रिक में, ठीक है, उन्होंने 1907 में उन्होंने एलिफिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। और अछूत समुदाय के लिए, उस समय अछूत समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय कोई अछूत जाति का बच्चा को स्कूल में जब बैठने ही नहीं दिया जाता था तो वो परीक्षा पास कैसे करेगा, ये आप समझिए। लेकिन उनकी एक जिद थी, जिनके कारण बच्चों, जिद के कारण उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास किया 1907 में। लेकिन उससे पहले ही, परीक्षा से पहले ही उनके विवाह हो चुका था 1906 में, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में मैं आपको शिक्षा का भी पूरा डिटेल दूंगा लास्ट में। 1913 में जो है वो बड़ौदा के महाराजा यानी कि नरेश सायजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से लेके उन्होंने 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अध्ययन किया। क्या किया, ये भी क्वेश्चन हमेशा याद रखो बच्चों। किसके छात्रवृत्ति पे, किन्होंने उनको न्यूयॉर्क भेजने के लिए प्रेरित किया, और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो बड़ौदा के नरेश के छात्रवृत्ति पे उन्होंने न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन किया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इनकी शिक्षा का पूरा डिटेल बताता हूँ। अगर आप कुछ सिलेबस से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि हमारे गुरुजी जो हैं, मुकेश सर जो हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और सब चीज़ बारीकियों से समझाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम हो, 12th एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, उसमें अंबेडकर जी के बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिटेल से। ये हमारी एक शुरुआत है, एक नींव है, फंडामेंटल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी शिक्षा, जो एक ट्रिक भी है जो आप याद भी रख सकते हैं, आगे भी आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले उनकी शिक्षा कब आरंभ हुई? 1897 में और 17 में आए। सबसे पहले उनकी शिक्षा जो है 1900 से शुरू होती है, ठीक है। और 1907 में उन्होंने मैट्रिक किया, ठीक है। अब 1907 में मैट्रिक के बाद हम लोग 1912 में उन्होंने बीए किया। क्या किया? उन्होंने बीए किया। 1912 में उन्होंने बीए किया, यहाँ लिखा हुआ है 1912 बॉम्बे यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र से उन्होंने बीए किया, ठीक है। अब बीए 1912 में किया। अब अगले ही साल 1913 में बड़ौदा नरेश सायजी गायकवाड़ के छात्रवृत्ति से वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कौन से यूनिवर्सिटी में चले गए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। उस समय सोचिए अमेरिका जाना कितना टफ होता था, कोई ऐसा माध्यम नहीं था, फिर भी उनकी जिद थी। क्या थी? जिद थी। 1913 में वो अमेरिका चले गए। ये भी एग्जाम में आपका कभी कभार पूछ दिया जाता है कि कब वो न्यूयॉर्क गए शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। 1915 में उन्होंने एमए किया, वहीं किया। 1917 में उन्होंने पीएचडी किया। 1921 में उन्होंने, और 1923 में उन्होंने डीएससी किया। क्या किया? डीएससी किया। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो बच्चों तो फिर से बताएं, मैं आसानी से बताऊंगा। 1923 क्या किया? डीएससी। बच्चों उस समय दुनिया के ये पहले छात्र बने जो कि सबसे कम समय में 2 साल 3 महीनों में डीएससी किया। डीएससी का मतलब डॉक्टरेट ऑफ साइंस। पहले छात्र बने दुनिया के। भारत की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस कोर्स को करने में हमें 8 साल लगते हैं और इन्होंने कितने साल में किया? 2 साल 3 महीने में। बात क्लियर समझ में आ रही है? आपको शिक्षा पूरा बता दिया, उनको पूरा डिटेल दे दिया कि 1900 ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं।
नहीं समझे। 1906 विवाह हुआ उनका, 7 में मैट्रिक हुआ, 12 में ग्रेजुएशन हुआ, 13 में अमेरिका गए, 15 में एमए किया, 15 में एमए किया, 17 में पीएचडी किया, 21 में एमएससी किया लंदन से, 23 में डीएससी किया। ठीक है, ये चीज जो है आपको आने वाले आगे क्लास में भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बच्चों अच्छा से समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो कृपया हमको कमेंट्स, लाइक और शेयर अपने साथियों के साथ करें, ताकि इस चैनल को आपको इतना आसान भाषा में कोई भी गुरुजी आपको जल्दी नहीं बताते हैं, बस वो आपको सिर्फ बताते हैं कि इनका शिक्षा शुरुआती कहाँ हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा अधिक जान लेंगे तो हमारे लिए क्या नुकसानदेह है बच्चों, आप बताएं, नुकसानदेह है? नहीं। अब आता है उनका विवाह। क्या आता है बच्चों? विवाह। तो मैंने आपको क्या पहले बताया था कि मैट्रिक से पहले ही उनकी शादी हो गई 1906 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। और मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर का प्रारूप भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और इस साल भी 2026 के एग्जाम में भी भीमराव अंबेडकर के चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए। तो विवाह उनका हुआ 1906 में। बहुत लोग जानते हैं कि उनका विवाह हमने जैसे ही बताया था रमाबाई, ठीक है, उनकी पहली पत्नी का नाम है रमाबाई। अब कोई नहीं जानता है कि, कोई नहीं बताता है कि आपको उनकी दूसरा विवाह भी हुआ। ठीक है, पहली पत्नी उनकी रमाबाई थी और दूसरी पत्नी उनकी जो है इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर थी, डॉक्टर सविता अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर सविता अंबेडकर उनकी दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी मृत्यु के। लेकिन अधिकतर जो है हम लोग का एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रमाबाई अंबेडकर। आपको अधिक जानकारी के लिए मैंने सोचा कि कुछ डिटेल में आप लोग को बता दिया जाए। अब आता है उनका मृत्यु। ठीक है, अब उनका मृत्यु भी बहुत ही दिलचस्प है कि उनकी मृत्यु जो है कब हुई बच्चों। जन्म और मृत्यु, असाहित्यिक रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है एग्जाम व्यू पॉइंट से। ठीक है, देखिए 6 दिसंबर 1956 दिल्ली, हमने यही पूछा जाता है एक्चुअली। उनका 26 अलीपुर दिल्ली मार्ग में उनका निधन हुआ। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले इनके मृत्यु के बारे में थोड़ा बता दें। जब वो 65 वर्ष के हो गए, जब उन बहुत सारी साहित्यिक रचना उन्होंने अपने जीवन लाइफ में किया, बहुत सारे साहित्यिक प्रकाशन हुआ और लास्ट में वो बुद्धिज्म अपनाए और बुद्धिज्म के बारे में भी उनका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर किया। और उनकी मृत्यु 26 अलीपुर दिल्ली में उनका, नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक है, और निधन उनके सोते समय हो गया। अब ये बताइए, जब वो सो रहे थे, जब वो नींद में थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली उनके बच्चों डायबिटीज की बीमारी थी, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं। काफ़ी दिनों से उनको शुगर की बीमारी थी। 65 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने 65 साल में ही बहुत सारी उपलब्धियाँ किए। तो उनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। बस आपको इतना ही एग्जाम के लिए याद करना है, बाकी जो है मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा था। अब आता है कि 6 दिसंबर 1956, अब इसको कैसे याद करें। अभी मैंने बताया था कि 29 चैप्टर में आपको जन्मदिन, मरणदिन ये सब याद करना है, तो बहुत ही भूल जाते हैं बच्चों सब। ठीक है, अब बताइए बच्चों, ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हमने ये ट्रिक अपनाया 56। ठीक है, 56 ट्रिक न अपनाया। बहुत सारे चुनाव में हमारा जो ट्रिक है कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का चौड़ा है, तो ये हमने एक लाइन पकड़ लिया। अंबेडकर जी का सीना 56 इंच का है। ठीक है, अब उनका मृत्यु समझिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। उनका मृत्यु डेट कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे ही अंबेडकर जी का मृत्यु डेट आपको पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, तो कैसे याद करेंगे। अंबेडकर जी का मृत्यु, हाँ उनका 56 इंच का चौड़ा सीना था, बस याद आ गया 1956। और भी बहुत तरीके से आप अपने मुताबिक याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में जब लिखने जाए तो भूले नहीं। ठीक है, और ये इसी साल 2026 में ही ये क्वेश्चन आया था बच्चों।
मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ठीक है, ये हो गया आपका विवाह और मृत्यु। मृत्यु के बाद आता है उनका साहित्यिक परिचय बच्चों। अब साहित्यिक परिचय उनका देख लीजिए कि उन्होंने अपनी 65 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या जो है हासिल किया। मृत्यु के बाद आ गया साहित्यिक रचना। ऐसे तो हम लोग 3 ही बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं। पहला द कास्ट इन इंडिया, दूसरा हु आर शूद्राज, द अनटचेबल्स। ये चीज कॉमन है, ये बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन उनकी अनेक पुस्तकों की रचना है, हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, ये आप बताइए। हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं, हमें ज्ञान बढ़ेगा। हमने शुरू में ही पंचलाइन बोला था, शिक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों उनकी जो रचनाएं हैं और भाषण है निम्नलिखित है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा बच्चा। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। जो आपको बोला कि लास्ट टाइम में जो जब उनकी मृत्यु होने से पहले ये चीज उन्होंने कवर किया और तब उनकी मनुस्क्रिप्ट आ गई, तब उनकी मृत्यु हो गई। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉली ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये भी एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना किन्होंने की, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं प्रकाशन क्षेत्र से हूं और मैं जानता हूं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। मेरा अनुभव है कि आपको मैं ऐसा चीज बताऊंगा, एग्जाम आने वाले टाइम में ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपको 100 में से 100 आपको लगेगा कि मैं 100 क्वेश्चन कर दूं। एक्चुअली देना रहता है 50, लेकिन आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि 100 क्वेश्चन मैं करके आ जाऊं। ठीक है बच्चों, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण बुद्धिज्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। वांग्मय, बाबा साहब अंबेडकर की संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में ये बराबर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग का प्रकाशन क्वेश्चन बैंक प्रकाशित करती है 18 वर्षों से, तो ये चीज भी बराबर पूछ सकता है। आप ये जो है पॉइंट आउट कर ले, अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया, जन्मदिन, मरण दिन, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनकी रचना, और ये जो चीज है आपका अब अक्सर पूछा जाता है कि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुई। बच्चों कितने खंडों में, ये ध्यान रखना आप, 21 खंडों में। ठीक है, तो आप बताइए बच्चों, आपको मेरा लेखक परिचय, जीवन परिचय समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप हमारा वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन और हाई रहने वाला है, मैं और अच्छे से आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आ रही बच्चों? तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, गलती से आपके बच्चों के साथ बोल दिया, सॉरी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये हम दिखा रहे हैं आपको माध्यमिक स्कूल 2026, जो पिछला सिलेबस में भी दिखाया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मैं यहाँ इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको लगे कि मैं 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके एग्जाम में चला आऊं। तो देखिए बच्चों, ये है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये देखिए 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं पाठ का सारांश कराऊंगा तब वो क्वेश्चन लाऊंगा, अभी इसकी जरूरत यहाँ पे यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? अब एग्जाम में लगेगा मैंने पढ़ा तो था लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? लिख नहीं पा रहे हैं, भूल गए। अब क्या है? याद करो, अंबेडकर जी का क्या था? सीना कितना था? 56 इंच का। हम तो याद रखे थे मोदी जी का सीना 56 इंच का 2014 में जब इलेक्शन शुरू हुआ था।
अपोजिशन पार्टी ने बहुत हल्ला किया कि 56 इंच का सीना। अब ये देखो 56, 1956 में लास्ट में क्या है 56। देखो कितना कंफ्यूजन सवाल पूछा जाता है। 1955, 57, 58, 1956। मजा आ रहा है बच्चों? कैसा लगा मेरा तरीका जरा कमेंट्स करके बताना आप। मैं आपको अभी रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का कमी रहता है। जब मैं आपको लाइव सेशन में आऊँगा, आपसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कोई भी सवाल चैप्टर से कोई भी रिलेटेड सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपका गुरुजी मुकेश कुमार बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये रहा भीमराव अंबेडकर का निधन 1956। फिर से देख ले बच्चे, जो बच्चे मैंने रंग दिया है नहीं समझ में आ रहा हो फिर से देख लीजिए, थोड़ा जूमिंग करके भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्कैन किया हुआ है। ठीक है बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था? कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे बताए गए ट्रिक से एग्जाम में 100% रिजल्ट दे के आएगा। ठीक है बच्चा, 1956। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बढ़ें बच्चों। अब यहाँ जीवन परिचय खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको श्रम और विभाजन जाति प्रथा का पूरा पाठ का सारांश दूंगा। हम अपना पब्लिकेशन के बारे में रूबरू कराऊंगा कि हमारा पब्लिकेशन कैसे सरल व्याख्या में हमारी पुस्तक निकलती है, कैसे क्वेश्चन आंसर को प्रोवाइड कराती है, कैसे ग्रामर्स को दिखाती है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ग्रामर पोर्शन भी हमारे चैप्टर से आते हैं। शुरू से ही हम ये चीज़ कराएंगे और डे बाय डे आप इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन एकदम दिमाग में छप जाने वाला है। और जब दिमाग में छप गया तो क्वेश्चन पेपर में छपने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो फिर मैं अपना प्रकाशन को आपको जानकारी दे दूं। कहते होंगे कि सर खाली अपना प्रकाशन का ही प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। ये 18 वर्षों का अनुभव है, अनुभव अपना शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी जान सकें कि रोशनी पब्लिकेशन किस तरह से अपना अनुभव जो है, हमारे बुक से ही बहुत सारे टीचर हेल्प लेते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, बुक ले जाते हैं, अपने कोचिंगों में बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। अब बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST पूरा बुक जो सीरीज है हम लोग का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, सभी बुक ले जाते हैं और अपने ऑफलाइन कोचिंग में प्रोवाइड कराते हैं और तैयारी कराते हैं। और हमारे बहुत सारे टीचर मित्रगण हैं जो बोलते हैं सर आपने जो बुक दिया है यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। कोई ऐसा जरिया नहीं है बच्चों, शॉर्टकट कोई नहीं होता है, ट्रिक कोई नहीं होता है। ये आपकी संघर्ष होती है, मेहनत होती है, ताकि हम जो हैं आप आगे आने वाले समय में, आज अगर नींव अच्छा रखते हैं तो आने वाला एग्जाम आपको हलवा लगेगा। हर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जिद ठान ली थी, स्कूल के बाहर से पढ़ाई किया था, वो भी आप जिद ठान लीजिए गुरुजी मुकेश कुमार के साथ, ताकि आप आने वाले भविष्य आपका उज्जवल रहे। मेरा मकसद कुछ कमाना नहीं है, मकसद है आप लोग को डेवलप करना। बिहार के विद्यार्थी कल होके UPSC BPSC में जाएंगे तो देश और विदेश में उनका डंका बजेगा। तो न्यू जो है यहीं से शुरू होती है। तो ये रहा हमारा पब्लिकेशन। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्टन गोधली, कैप्टन वर्णिका, कैप्टन पनोरमा, रीडर, प्यूसम, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारी बुक है। हमारी प्रकाशन 6 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए बुक निकालती है। ये ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो अभी इस YouTube के क्षेत्र में है। मैंने सोचा कि चलिए आपको भी अपना अनुभव शेयर करता हूं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इस बुक को पूरा सारांश मैंने कैसे किया है, कैसे इजी वे में सरल व्याख्या बताया है, मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों हमारे साथ बने रहें। हमारा वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।